नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता हूं एडुशाला में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि एनसीईआरटी की कक्षा 8 की नई और पुरानी जितना भी दिया हुआ है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू नया और पुराना पूरी यहाँ पे क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग 9 और 10 का भी सेम तरीके से नई पुराने तरीके से कंप्लीट करेंगे, मतलब नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी। इससे पहले भी कक्षा 6, 7 की कंप्लीट की जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इसी तरीके से हमसे प्यार से जुड़े रह सकते हैं, प्यार बनाए रख सकते हैं। और इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करनी पड़ेगी और ढेर सारे कमेंट करने पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से 2 लोगों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसका संकेतक आर है। कलात्मक पूंजी जैसे किताबें, लेख या चित्र आदि पर एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है और इसका संकेतक सी है। व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहा जाता है और इसका संकेतक टीएम है, टीएम। अगला है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय कहलाता है। अर्थात संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। संसाधनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है, विचार करना है। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं, बिल्कुल सही है। वे संसाधन जिनकी पूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं, ये सही है, दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वास्तविक संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है जिनका वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए रूर प्रदेश का कोयला, पश्चिमी एशिया का खनिज तेल आदि। संभाव्य संसाधनों की बात करें तो संभाव्य संसाधनों की मात्रा ज्ञात नहीं होती किंतु इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो ये ऑप्शन बी 1, 2, 4 मृदा, खनिज और चट्टानें, ये अजैव संसाधन है। संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर अजैव व जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। अजैव संसाधन निर्मित वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे मृदा, चट्टानें, खनिज आदि। वहीं जैव संसाधन सजीव होते हैं जिनमें पौधे व जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। अगला चैप्टर है मृदा, भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। पहला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1 और 2। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, बिल्कुल सही। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन ए सही है, 1 और 2। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर रहने वाले या पाए जाने वाले खनिजों से होती है।
मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। नेक्स्ट इसी में है, देख लेते हैं आगे। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव जंतु में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक सेल मृदा के रंग, संगठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा एवं पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन सी वेदिका फार्म। तीव्र ढालों वाली सतह पर यदि वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है तब मृदा का अपरदन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो इसको बोलते हैं समोच्च रेखीय जुताई। ऑप्शन ए समोच्च रेखीय जुताई। पहाड़ी ढलानों पर समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन को रोकने की सबसे उपयुक्त विधि है। किसी पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा अपरदन को बचाया जा सके। इस विधि को रक्षक मेखला विधि भी कहते हैं। ध्यान रखिए, रक्षक मेखला विधि। गिद्धों के विलुप्त होने का सबसे मुख्य कारण क्या था? तो गिद्धों के विलुप्त होने का सबसे मुख्य कारण था डिक्लोफेनिक एस्पिरिन जैसी पीड़ानाशी दवाएं। गिद्ध मृत जीव जंतु के खाने के कारण एक अपमार्जक हैं और इन्हें पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफेनिक एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशक दवाओं से किया जाता है, गिद्धों द्वारा अपमार्जक से उनकी किडनी खराब हो रही है और वे मर रहे हैं। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट किसके बारे में है? तो ये स्टेटमेंट है जैवमंडल निश्चय। ऑप्शन बी सही होगा, जैवमंडल निश्चय के बारे में है, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। जैवमंडल निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ऑप्शन डी राष्ट्रीय उद्यान। संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। संकटग्रस्त वन्यजीव प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ऑप्शन सी, CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है और इस सूची में दिए गए सभी पशु पक्षियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य यह निश्चित करना कि वन्य प्राणी और पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं हो। अगला चैप्टर है चैप्टर
3 खनिज और शक्ति संसाधन। चलिए देखते हैं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रवेधन विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रवेधन विधि का। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं और इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूपक भी कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। इसी में अगला है, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं, आखनन। नेक्स्ट प्रश्न है, धात्विक खनिज किन शैल समूहों में पाए जाते हैं? तो धात्विक, अग्नेय और कायांतरित शैल समूहों में पाए जाएंगे। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वो खनिज कहलाता है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः 2 रूपों में, धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनमें विशाल पठार का निर्माण हुआ है में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो अधात्विक खनिज अवसादी शैल समूहों में पाए जाते हैं, ये सही है। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि खनिज ईंधन वगैरह ये जीवाश्म में पाए जाएंगे। जीवाश्म किस में पाई जाएगी? ये पाई जाएगी अवसादी चट्टानों में। तो ये चूंकि यहाँ पे कायांतरित चट्टान लिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोल अवसादी चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं, अतः कथन 2 असत्य है। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओरेंटियो कनाडा में तांबा निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम अग्नि और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काला सोना कहलाता है? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पाद को काला सोना कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पाद को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक बहुमूल्य है या मूल्यवान है। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये चारों जो हैं वो गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा सम्मिलित है। निम्नलिखित में से भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ताप ऊर्जा को पृथ्वी पर प्राप्त की जाती है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है और कभी कभी यह तापीय ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी प्रकट हो जा सकती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमालय प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। अगला है बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बायोगैस संयंत्र में
जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है, बिल्कुल सही है। बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। जैव अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट को ईंधन में बदला जाता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण है। अगला है, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन विश्व का पहला फ्रांस में बना था, ऑप्शन ए सही होगा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। नोट देख लेते हैं, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे है। तो ध्यान रखिएगा, ज्वारीय ऊर्जा फ्रांस है और जल विद्युत ऊर्जा नॉर्वे है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज की विशेषता नहीं है? तो ये असामान्य होते हैं, ये गलत है, ये खनिज की विशेषता नहीं है। बाकी ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित है, बिल्कुल सही है। इनका एक रासायनिक संगठन है, बिल्कुल सही है। और इनका वितरण असमान होता है, ये सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर है, क्योंकि यहाँ विशेषता नहीं है पूछा था। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी क्षेत्र या सेल समूह में संकेंद्रित हैं। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक, जबकि झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश ये अभ्रक के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में ही पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। चलिए, अगला चैप्टर है कृषि। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। अब देखिए, यहां पे है सेरीकल्चर है, तो सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम कीट का पालन। पीसी कल्चर हो जाएगा मत्स्य पालन। बीटी कल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती। और हॉर्टिकल्चर हो जाएगा सब्जी और फूल की खेती। तो इस हिसाब से देख लीजिए, पहले का चौथा मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, सेरीकल्चर रेशम कीटों का वाणिज्यिक पालन है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन। वीटी कल्चर अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जी, फलों और फूलों के उगाना को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जैविक कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बताना है इसमें? असत्य बताना है। तो चलिए बताते हैं। कह रहा है जैविक, जस्ट मिनट, कह रहा है इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, जैविक कृषि के बारे में। दूसरा है, जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषकों की आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं। ये बिल्कुल सही है। अभी आनुवंशिकी रूप से इसमें इतनी विविधताएं आ गई हैं खाद की वजह से, जिसकी वजह से लोग जैविक कृषि की ओर भाग रहे हैं। तीसरा है, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूपांतरण किया जाता है। तो ये गलत है। जैविक कृषि में किसी प्रकार का कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं होता है। तो ऑप्शन तीसरा गलत है, अर्थात मतलब यहाँ गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन बी सही हो जाए। ऑप्शन बी मतलब केवल तीसरा गलत है, बाकी सारे सही थे। जैविक कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद और रासायनिक कीटनाशक की जगह पर प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। गहन
निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, तो चलिए करते हैं। इस प्रकार की कृषि पारंपरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार की कृषि में धान मुख्य फसल होती है, ये भी सही है। यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तीनों कथन सत्य है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। इसके अंतर्गत कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है, जिसमें चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन आदि होते हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए बताते हैं। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरण कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है, तो ये गलत है। क्यों? आदिम निर्वाह कृषि में मिश्रित कृषि नहीं थी। स्थानांतरण कृषि तो थी लेकिन मिश्रित कृषि नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरण कृषि प्रचलित है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। झूम कृषि भी बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरण कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरण कृषि भारी वर्षा वाले तथा जहां पर वनस्पति का तीव्र पुनर्जनन होता है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। भारत में इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है। साथ ही अमेज़न के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इसी प्रकार की कृषि की जाती है। स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिला दिया जाता है तथा मक्का, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषि हेतु नए भूखंड पर चले जाते हैं। स्थानांतरण कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है और ये यूपीएससी में पूछा गया एक प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, सूचियों को मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। एक तरफ कृषि का प्रकार दिया हुआ है और दूसरा संबंधित देश दिया हुआ है। चलिए मिलाते हैं। तो झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है, तो ए का चौथा। मिल्पा ये मलेशिया में है, मैक्सिको में है। मिल्पा मैक्सिको में है। रोका ब्राज़ील में होती है और लदांग मलेशिया में। तो इस हिसाब से देख लीजिए क्या होना चाहिए। ए का चौथा, बी का दूसरा, ये ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही है? तो वाणिज्यिक कृषि के संबंध में बताना है कौन सी विशेषता सही है। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, ये भी सही है। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और वाणिज्यिक अनाज कृषि सम्मिलित है, तो ये तीनों सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषक क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा संपन्न होते हैं और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। नेक्स्ट है, इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और मैक्सिको के शीतोष्ण घास के मैदान में इस प्रकार की कृषि
के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब बताना है ये कौन सा सही है, तो ये है ऑप्शन डी, वाणिज्य अनाज कृषि। ऑप्शन डी, वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार के कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन का चुनाव करना है, तो चलिए करते हैं। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही है। रोपण कृषि में श्रम और पूंजी दोनों की आवश्यकता होती है। इस कृषि में मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो ये सरासर गलत है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रोपण कृषि संभव नहीं है। तीसरा, इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। अब चूंकि हमें गलत बताना ही कौन सा असत्य है, तो दूसरा असत्य है। दूसरे के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, बाकी 1 और 3 सही था। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के उत्पादन का प्रसंस्करण खेती पर ही या निकट के कारखानों में ही किया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने व पशुपालन के लिए किया जाता है, तो यह है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने, पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका में प्रचलित है। प्रश्न है, धान की कृषि के संबंध में कथन कौन सा असत्य है, बताना है। तो चलिए असत्य कथन का चुनाव करते हैं। पहला कह रहा है कि यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है, तो बिल्कुल सही है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। और कल्याण सोना, सोनालिका, ये गलत है। ऑप्शन सी सही है। ये कल्याण सोना, सोनालिका ये सब चावल की किस्में नहीं है। अगला है ओस, अमन व बैरो। ओस शरदकालीन, अमन शीतकालीन व बोरो ग्रीष्मकालीन पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 फसलें हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यही असत्य है, बाकी सब सही हैं। कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन आदि सब गेहूं की फसलें हैं। ठीक, गेहूं की किस्में हैं, न कि धान की। जया, जमुना, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, माही, सुगंधा, बाला, रत्ना, ये सब चावल की प्रमुख किस्में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ये दोमट मृदा, दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है गेहूं के लिए। गेहूं के वर्धन काल का अर्थ होता है बढ़ते समय, तो गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान, वर्षा और सस्यन कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला तथा भारत दूसरे स्थान पर सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। कॉफ़ी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कॉफ़ी में कौन सी कॉफ़ी पीते हैं, ब्रू पीते हैं या नेस्कैफे पीते हैं। कमेंट इट। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। कॉफ़ी के संदर्भ में या कॉफ़ी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। इसके लिए गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और ये सही है, बिल्कुल सही है। इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है, ये भी सही है।
इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। चाय की ही तरह इसमें भी ढलुआ जो है संरचना अधिक उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन, चूंकि सत्य पूछा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2। चलिए, कॉफी की कृषि के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, यह सही है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। कॉफी, ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? तो सुनहरा रेशा पटसन को कहते हैं। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए करते हैं विचार। एक सेकेंड, इसमें स्टेटमेंट असत्य बताना है, ध्यान रखिए। चाय की कृषि के लिए जो स्टेटमेंट है इसमें असत्य कथन बताना है। चलिए, चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, तो यह गलत है। इसकी कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, तो यह सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, चाय की कृषि के लिए लेटराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है, तो यह भी असत्य है। तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 और 3 असत्य है। चाय बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा व मंद ढाल की आवश्यकता होती है। अगला चैप्टर है 5वां चैप्टर, उद्योग। निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? तो खनिज आधारित उद्योगों को प्राथमिक उद्योगों की संज्ञा दी जाती है। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जिनमें खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन खनिजों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करता है? तो उद्योगों की अवस्थिति कच्चा माल बिल्कुल करेगा, परिवहन बिल्कुल करेगा, बाजार और भूमि सब करेगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन और बाजार प्रमुख है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां उनमें से कुछ या ऐसे सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचनाएं जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। चलिए, अगला है भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब हुई थी? तो ये दिसंबर 1984 में, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी ये घटना। दुर्घटना में उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे बड़ी त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूरेनियम कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैले मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको हम MIC गैस भी कहते हैं, गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, तो ये भी गलत है।
सहकारी क्षेत्रों में के उद्योगों और स्वामित्व का संचालन सरकार द्वारा नहीं होता है, बल्कि सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? तो सनराइज उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा उद्योग, ये 3 सनराइज हैं। ठीक, 1, 2 और 3 ऑप्शन सी। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन बी सही है, लौह अयस्क, कोयला और चूना। लौह अयस्क उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोयला और चूना, ऑप्शन बी सही है। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं और यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के विभिन्न इस्पात उत्पादकों केंद्र और राज्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जमशेदपुर झारखंड में है, सलेम तमिलनाडु में है, भद्रावती कर्नाटक में है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। चलिए, झारखंड जमशेदपुर बोकारो में है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, आसनसोल और बर्नपुर है। ये इस्पात उद्योग हैं, ध्यान रखिएगा। जो प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो झारखंड में जमशेदपुर और बोकारो 2 हैं, पश्चिम बंगाल में 3, दुर्गापुर, आसनसोल और बर्नर। छत्तीसगढ़ में 1 है भिलाई, उड़ीसा में 1 है राउरकेला, कर्नाटक में 2 हैं, कौन कौन से? भद्रावती और विजयपुर, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तमिलनाडु में सलेम है। भारत में लौह अयस्क कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये झारखंड में की गई थी, झारखंड राज्य के जमशेदपुर में की गई थी। यह कारखाना स्वर्णरेखा व खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, टिस्को ये कारखाना स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर है। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति गुरु महिसानी, ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी ओडिशा और नोवा मुंडी सिंह भूमि से तथा कोयला की प्राप्ति झरिया वो पश्चिम बोकारो से होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रेशे हैं? तो प्राकृतिक रेशे कौन से बताना है? तो ऊन प्राकृतिक रेशा है, बिल्कुल सही है। सिल्क ये भी है, और लीलन, तो लीनन भी प्राकृतिक रेशा ही है। तो ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। रेशे वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलीन है और रेयान शामिल है। ये वही एक्रिलीन है जो इस बार बीपीएससी में पूछा गया था। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कलकत्ता। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कलकत्ता में स्थापित किया गया था। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कलकत्ता। अब आपका एक होमवर्क है कि 1818 में गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। अब हमको पता नहीं है कि 1818 से 1823 तक तो कोई था, कोई ऐसे हस्टिंग पता नहीं, कुछ नाम था, बताइएगा कमेंट करके। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कलकत्ता,
अब जिसको कोलकाता कहते हैं, के समीप फोर्ट क्लास्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही यह बंद हो गया। देश में पहली सफल आधुनिक मिल, वस्त्र मिल पूछे तो ये मुंबई में है। ध्यान रखिएगा, जब ये पूछे कि प्रथम वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया तो ये हो जाएगा कलकत्ता, लेकिन पूछे कि प्रथम सफल वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया तो ये मुंबई में किया गया 1854 में। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहे। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। यहाँ की आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो ये ओसाका है, जो कि जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारकों में से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदानी सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। येडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता कराती है। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराने की होती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। तो कपास जो है लोग बाहर से मंगा के सूती वस्त्र बना के भेज देते हैं। चलिए अगला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं और बताते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए, बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है। यहाँ से इसका नाम सिलिकन पठार पड़ा। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक राज्य सरकार ने की थी। ये दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है। यहाँ से इसका नाम सिलिकन पठार पड़ा। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी साताक्लांग घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। बिल्कुल सही है। अब अगला चैप्टर है मानव संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक गणना कीजिए निम्नलिखित में से। तो देख लेते हैं। स्थलाकृतियाँ बिल्कुल सही, ये हैं। खनिज ये भी हैं। मृदा, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक, ये सारे कारक मिलके जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं या वितरित करते हैं। तो जो यूपी बिहार की जनसंख्या बढ़ी है वहाँ के लोगों की गलती नहीं है। कमेंट करके बताइएगा कि जलवायु या भौगोलिक संरचना कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत शामिल किए गए हैं कौन कौन से? स्थलाकृति, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है। अगला है जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अधिक गर्म अथवा ठंडे क्षेत्र में रहना से बचते हैं। मतलब ना तो वो अधिक चरम जलवायु में जाना चाहते हैं और ना तो अधिक गर्म जलवायु में और ना तो अधिक ठंडे में। मृदा, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में ह्वांगहो, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं
जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो। विश्व की नदियां घाटी बने घने बसे हैं, जबकि मरुस्थल विरल संख्या में बसे हैं। खनिज खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक में देख लीजिए। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक, अच्छे निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हुए हैं। उदाहरण के लिए पुणे। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है? तो प्राकृतिक वृद्धि दर किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जन्म और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन से है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से बढ़ना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनाव कीजिए। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। वे लोग जो बाहरी देश से किसी अन्य देश में आते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऑप्शन डी, प्रवास के कारण जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवासी वे लोग हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग हैं जो देश में रहते हैं। अगला है, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनाव कीजिए। चलिए, यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है। बिल्कुल सही है। जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या, जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम है। बिल्कुल गलत है। और ऊपरी भाग में वृद्धों की संख्या 65 वर्ष से अधिक है। बिल्कुल गलत है ये। यदि देश में केवल जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाएगा। ये तो सरासर गलत है। तो मतलब दूसरा तीसरा दोनों गलत है। बताना था सत्य, तो ऑप्शन ए सही होगा, मतलब केवल एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखा दी जाती है और जहां जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों के लिए 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है और मृतक की संख्या को दर्शाता है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड उसके जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे होते हैं। आधार पर चौड़ा होगा और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। अगला है, देश व उनके निवासी। अब पुरानी एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है, नई एनसीईआरटी कंप्लीट हुई कक्षा 8 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। एशिया क्षेत्र फल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। मलेशिया एवं इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। रात के 3 बज रहे हैं और आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। आप सब सो रहे होंगे। जब सुबह ये आपको वीडियो मिली होगी तो आप फ्रेश होके उठेंगे और हम 3 बजे जब सब सो रहे हैं तो हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है, बहुत समर्पण लगता है, थोड़ा सा तो बनता है ना। चलिए, वो
कथन में के संबंध में बताना है तो ऑप्शन डी सही है। मलेशिया और एवं इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, यही सही है, बाकी सब गलत है तो छोड़ दीजिए। इसमें चलिए देख लेते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, इसी को हिंदी एशिया ही कहते हैं, एवं म्यांमार एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान एवं श्रीलंका भी एशिया महाद्वीप के देश हैं, किंतु ये देश दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। एशिया महाद्वीप की 20% से भी कम भूमि कृषि योग्य है, किंतु यह कई फसलों के प्रमुख उत्पादक है, जैसे जूट, जिसको पटसन भी कहते हैं, चाय, मसाला, नारियल, चावल, गेहूं और तिलहन। विश्व में 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का सही क्रम है: एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल में एशिया है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में महाद्वीपों का सही क्रम है तो इसमें भी एशिया ही है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। नेक्स्ट है पामीर ग्रंथि अवस्थित है। तो पामीर ग्रंथि दक्षिण मध्य एशिया में अवस्थित है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में नीचे लिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। चलिए, इस महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में, तो बिल्कुल गलत है, उत्तरी गोलार्ध के नीचे भी है। इस महाद्वीप का देशांतरीय विस्तार केवल पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये भी गलत है। ठीक, तो ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन, ना तो 1 ना तो 2, कोई सही नहीं। एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 10 अंश दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच है, परंतु इसका मुख्य भूमि का समस्त भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उसने मुख्य भूमि तो पूछा नहीं। इस महाद्वीप का देशांतरीय विस्तार 25 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 170 अंश पश्चिमी देशांतर तक है। यह विस्तार पृथ्वी के लगभग आधे भाग के बराबर है। इस प्रकार एशिया का अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में है, किंतु कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में भी है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ओब, येनेसी एवं लीना नदियां साइबेरिया के मैदान में बहती हैं। बिल्कुल सही है। संसार की सबसे बड़ी झील बैकाल है, ये तो कहाँ बकवास है, गलत है। ऑप्शन ए होगा केवल एक। साइबेरिया का मैदान एशिया महाद्वीप की एक विस्तृत निम्न भूमि है जो पश्चिम में यूराल पर्वत व पूर्व में लीना नदी के बीच फैला हुआ है। इस महाद्वीप में ओब, येनेसी, लीना नामक नदियां बहती हैं। ये नदियां मध्य एशिया की उच्च भूमियों एवं पर्वतों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं। बैकाल झील संसार की सबसे गहरी झील है, न कि सबसे बड़ी झील, और यह झील साइबेरिया में स्थित है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करना है, तो चलिए विचार करते हैं और ये बताते हैं कि कौन सा कथन सही है। तिएन सांग पर्वत श्रृंखला, लुइन पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला कौन सी एशिया महाद्वीप में स्थित है? तो ये तीनों महाद्वीप एशिया में स्थित हैं। ठीक है, तीनों पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। ऑप्शन डी 1, 2, 3 उपयुक्त तो सभी पर्वत श्रृंखलाएं एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। पामीर ग्रंथि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? तिएन सांग। अब देख लीजिए कि पामीर पठार जो है उससे कौन कौन से निकल रही हैं। तिएन सांग, कुनलुन, काराकोरम एवं हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। प्रत्येक पर्वत श्रृंखलाओं में अनेक श्रेणियां, पर्वत पठार और उच्च भूमियां हैं। माउंट अराराट की ग्रंथि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह ग्रंथि एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी और जो जैगरास पर्वत श्रेणी में आकर मिलती है, तो यह सही है। ऑप्शन ए ही है, केवल एक सही है इसका, ऑप्शन ए। तो गांठ ग्रंथि 2 पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन स्थल होता है। माउंट अराराट की ग्रंथि पर एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी एवं जैगरास पर्वत श्रेणी आकर मिलती हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें स्टेटमेंट बी सही है, वही देख लेते हैं। अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों से निर्मित है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और कुछ स्रोतों में 8,850 मीटर पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटी है ये, और यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर है और ये काराकोरम श्रृंखला की चोटी है। यह संसार की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों से निर्मित है और यह उत्तर में पैंटिक पर्वत और दक्षिण में टॉरस पर्वत से घिरा हुआ है। अल्ताई, यबलोनाय और स्टेनोय एशिया महाद्वीप के प्राचीन वलित पर्वत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां एशिया महाद्वीप में स्थित हैं? तो फरात, इरावदी और मेकांग, ये 3 नदियां एशिया महाद्वीप में हैं, जबकि पो नदी और राइन नदी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। डिस्क्रिप्शन में सेम यही चीज लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह एशिया महाद्वीप में स्थित हैं? तो एशिया महाद्वीप में ये वेस्ट इंडीज तो गलत हो जाएगा, तो हिंदेशिया, फिलीपींस और जापान। 1 और 3 4, 1 3 4, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से वे कौन से कारक हैं जो एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो एशिया महाद्वीप की जलवायु को एशिया का विशाल आकार और इसका व्यापक अक्षांशीय विस्तार, यूरोप के साथ इसकी खुली सीमाएं, इसका बृहद पर्वतीय अवरोध, ये चारों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सारे जो है प्रभावित करते हैं। एशिया महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही नहीं है। क्या है? शीत ऋतु में यहां वर्षा नहीं होती। होती है, बिल्कुल होती है, शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, तो ऑप्शन ये गलत है। बाकी जो सही है देख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। बरखोयानस्क उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। मासिरनाम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए, शीत ऋतु में एशिया का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, जबकि इसके कुछ भागों में वर्षा होती है। इस ऋतु में मंगोलिया के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण पवनें बाहर की ओर चलने लगती हैं। स्थलीय पवन होने के कारण ये शुष्क होती है, जिसके कारण एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती। किंतु जब ये पवनें समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं तो ये नमी धारण कर लेती हैं। इसके फलस्वरूप एशिया के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र पनपता है। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये पवनें आर्द्रता युक्त होती हैं, इसलिए एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। बरखोयानस्क उत्तर पूर्वी साइबेरिया में स्थित उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। मेघालय में स्थित मासिनराम एशिया महाद्वीप के साथ ही विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियां एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं? तो देखते हैं, इसमें है टुंडा वनस्पति, टैगा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति और स्टेपीज घास के मैदान। ये चारों एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप के मरुस्थल पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि उष्ण मरुस्थल कौन से हैं। तो देखिए, अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ये दोनों उष्ण मरुस्थल हैं। बाकी गोबी का मरुस्थल और तिब्बत का मरुस्थल, ये भी एशिया के ही हैं, लेकिन ये शीत मरुस्थल है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में सेम चीज लिखा हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया और इसमें सही कथन बताइए। तो सही कथन बताना है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व व पूर्वी भाग में मानसून वन पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सागौन, साल, चंदन, ये मानसूनी वन वृक्ष हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया महाद्वीप का अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, बिल्कुल सही है। जापान की अधिकांश जनसंख्या गांव में नगरीय है, बिल्कुल सही है। तो जापान की लगभग 75% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और एशिया महाद्वीप की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है और जापान की 75% जनसंख्या शहरों में। और कृषि एशिया महाद्वीप की प्रमुख आर्थिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी पद्धति एशिया महाद्वीप में प्रचलित है? तो इसमें तीनों पद्धतियां, स्थानांतरित कृषि, सघन कृषि पद्धति और विस्तृत कृषि पद्धति, तीनों पद्धतियां एशिया महाद्वीप में विस्तृत हैं। चलिए, स्थानांतरित कृषि वही कृषि है जिसमें वनों की कटाई करते हैं और कटाई करने के बाद उसमें फसल को बोते रहते हैं तब तक जब तक कि उसकी उर्वरता समाप्त ना हो जाए, और जब उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस जमीन को छोड़कर दूसरी भूमि को साफ कर लेते हैं और उसकी उत्पादकता भी बहुत कम होती है इस पद्धति की। अब देखते हैं सघन या गहन कृषि पद्धति। ये एशिया महाद्वीप में इस प्रकार की खेती सर्वाधिक प्रचलित है और यहाँ खेत का आकार औसतन छोटा होता है और यहाँ जनघनत्व भी अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ खेत जो होते हैं छोटे खेत होते हैं और शारीरिक श्रम का प्रयोग भी यहाँ ज़्यादा होता है। इस प्रकार की खेती में सामान्यतः फसलों का उत्पादन अधिक होता है। विस्तृत कृषि देखें तो यह इस कृषि की जो पद्धति है ये बड़े आकार की पद्धति है, बड़े आकार की भूमि होती है जिस पर मानव श्रम से काम नहीं चलता और यहाँ पे जनघनत्व भी अपेक्षाकृत कम होता है और इसकी कुल उत्पादकता अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से और मशीनों की सहायता से कृषि की जाती है। अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। ये जो चावल है, चावल किस प्रकार की कृषि है? तो चावल जो है ये उष्ण और आर्द्र, तो ऑप्शन जो है इसका दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा किस में है? सी में है। और देख लीजिए गेहूं है उपोष्ण और शीतोष्ण, तो ये बी का 1, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा कपास जो है शुष्क प्रकार की है और ज्वार जो है अर्ध शुष्क जलवायु, तो सी नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से वन एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो एशिया महाद्वीप में शीतोष्णकटिबंधीय वन और मानसूनी वन साथ ही विषुवतीय वन, तीनों वन एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला है तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है एशिया के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। अभ्रक और बॉक्साइट मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। टीन मुख्यतः मलेशिया में पाया जाता है, ये भी सही है। मध्य एवं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के देशों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी सही है, तीनों सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किनकी अवस्थिति पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में सभी की स्थिति है, मतलब किरथर पर्वत श्रेणी, पोटवार पठार और बोलन दर्रा, ये तीनों पाकिस्तान में स्थित हैं। देखिए जो हम डिस्क्रिप्शन छोड़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है और उनको आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको भी पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बताना है? इसमें बताना है पाकिस्तान के पूर्व से आकर मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो पाकिस्तान में पूर्व से आकर मिलने वाली नदियां चेनाब, रावी और सतलज होगी, काबुल तो हो नहीं सकती। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। तो 1, 2, 3 किसमें है देख लीजिए। 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। और बाकी इसमें आप जानते ही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है, तो ये गलत है। ध्यान रखिए ये गलत है क्योंकि उल्टा बता रहा है, कम नहीं होती अधिक होती है। पाकिस्तान के उत्तर भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पति, स्टेपी पाकिस्तान में कहाँ पाई जाएगी? तो ये दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी सही है, न तो ए न तो बी। पाकिस्तान का मिथाइल क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो ये प्राकृतिक गैस के लिए जो है पाकिस्तान का मिथाइल क्षेत्र प्रसिद्ध है। पाकिस्तान के शहरों के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण बताना है, तो उत्तर सबसे उत्तर में इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। देशांतरीय आधार पर नेपाल का विस्तार पूर्व पश्चिम दोनों गोलार्ध में, पश्चिम गोलार्ध में नेपाल कहाँ पहुंचेगा? तो ये गलत है। और नेपाल के निम्न उच्चावच वाली भूमि को तराई कहते हैं, ये भी सही है। तो 1, 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय में स्थित है, ये गलत है। मध्य हिमालय में स्थित नहीं है, बल्कि ये बृहद हिमालय में स्थित है। किसमें? बृहद हिमालय में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताते हैं, इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है, तो ऑप्शन ए को छोड़ दीजिए, बाकी ऑप्शन सारे देख लीजिए क्योंकि बाकी सारे सही हैं। चलिए कृषि नेपाल की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, बिल्कुल सही है। नेपाल में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से हुआ, यह भी सही है। पर्यटन नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, यह भी सही है। ठीक,
अगला है भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल देश है, बिल्कुल सही है। दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमा तिब्बत से मिलती है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों सही है। कुलाकांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। कुलाकांगड़ी पर्वत शिखर भूटान में स्थित है। इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं, ये नहीं पूछेगा, केवल ये जान लीजिए जो प्रश्न है। भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित किन राज्यों से मिलती है? तो ये ध्यान रखिए, भूटान की सीमा सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश सब से मिलती है, तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी भूटान की प्रमुख नदियां हैं? तो भूटान की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? एक सेकेंड, भूटान की प्रमुख नदियां मानस हो जाएगी, वांगचू होगी, टोंगसा होगी। ये तीनों नदियां भूटान की प्रमुख नदियां हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। कहां? भूटान में चूखा जल विद्युत परियोजना। भूटान, अच्छा, ये भारत के सहयोग से चूखा जल विद्युत परियोजना विकसित की जा रही है, ठीक है। चलिए, भूटान के कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूटान में कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है, बिल्कुल सही है। और जब कृषि योग्य भूमि सीमित है तो निर्वाह कृषि ही ये लोग करेंगे, ये भी सही है। भूटान में अधिकांश कृषि भूमि का स्वामित्व स्त्रियों के पास है, ये भी सही है, डी सही है। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, पूरे विश्व में जितनी भी संपत्तियां हैं सब पर स्वामित्व महिलाओं का ही होना चाहिए, क्योंकि संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग महिलाएं ज्यादा बेहतर तरीके से करती हैं। और आप कमेंट करके बताइएगा कि सारी संपत्तियां जितनी हैं सबका स्वामित्व महिलाओं के पास होना चाहिए या नहीं, यह आपका प्रश्न है, कमेंट करके आंसर दीजिए। म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, स्पर्श करती है या नहीं करती। अच्छा, क्या बताना है? अच्छा, केवल स्पर्श करती बताना है। तो चलिए, म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो देख लेते हैं कौन कौन सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श कर रही है। तो ये हो जाएगा इसका मिजोरम और मणिपुर। तो मिजोरम और मणिपुर जो है ये म्यांमार को जो है म्यांमार जो है इसको स्पर्श करती है। 4 5 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, और उपयुक्त में से कौन सा पठार म्यांमार में स्थित है ये बताते हैं। तो देख लेते हैं म्यांमार में कौन स्थित है। तो चीन पर्वत म्यांमार में है, अराकान योमा पर्वत ये भी है, शान का पठार और काइनी का पठार, ये सारे पठार म्यांमार में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की प्रमुख नदी है? तो म्यांमार की प्रमुख नदी बताना है। तो इसमें इरावदी, सिलांग, चिंदविन और सालविन, ये सारी नदियां म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं। अगला है, म्यांमार की प्रमुख नगर मांडले निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडली इरावदी नदी के किनारे स्थित है। किसके? इरावदी नदी के किनारे मांडली स्थित है। म्यांमार के प्रमुख नगर यांगून, जिसको रंगून भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह एक समुद्र पत्तन नगर है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह नगर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। तो दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए और स्टेटमेंट है क्या? नहीं, तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, अब एक प्रश्न है कि भारत में किस मुगल शासक को रंगून निर्वासित किया गया था? ये आप कमेंट करके बताइए कि भारत के किस मुगल शासक को रंगून में निर्वासित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलिए कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित कथनों में इसको मिलान करना है, ठीक है। खनिज दिए हुए हैं और एक प्रकार जो है म्यांमार के प्रमुख स्थान हैं। तो चलिए मिलाते हैं। तो तीन थराई जो है ये है टीन और टंगस्टन के लिए, टीन और टंगस्टन के लिए हो जाएगा। और मर्तमान की खाड़ी ये हो जाएगा मोती के लिए। किसके लिए? मोतियों के लिए। और ये अयारवादी घाटी ये खनिज तेल के से संबंधित है और यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कलेवा ये कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। किसके लिए? कोयला क्षेत्र के लिए कलेवा फेमस है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। म्यांमार के मध्यवर्ती भागों में सघन कृषि
उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत जवाब है। और म्यांमार के कुल क्षेत्रों के आधे से अधिक भाग में वन पाए जाते हैं, ये सही है। केवल 2 सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए, बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है, बताइए जल्दी फटाफट। तो इस सिक्किम को तो स्पर्श करती नहीं, सिक्किम एकदम ऊपर है। तो किसको करती है? मिजोरम को करती है, असम को करती है, त्रिपुरा को करती है और मेघालय को करती है। तो 2 3 4 5 2 3 4 5 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, अगला है बांग्लादेश में स्थित कॉक्स बाजार क्या है? तो कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलीन है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलीन है कॉक्स बाजार। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं? तो बांग्लादेश की प्रमुख नदियां सुरमा है, कर्णफुली है और मेघना है। ये तीनों नदियां बांग्लादेश की प्रमुख नदी हैं। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए, बांग्लादेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं विचार और बताते हैं कि कौन सी जो है यहाँ कैसी इस प्रकार की यहाँ जलवायु है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो बिल्कुल सही होगा, मानसूनी जलवायु ही है। यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से होती है। बिल्कुल सही है। यहाँ का तटीय क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित रहता है। तो बिल्कुल सही है। 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश के प्रमुख समुद्री पत्तन है? तो चटगांव है। बांग्लादेश का चटगांव फेमस है। और किस लिए फेमस है इतिहास में आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताइए, चटगांव शस्त्रागार के से संबंधित है, लूट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो जो सही है देख लेते हैं। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के को अलग करती है। बिल्कुल सही है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, यह भी सही है। और श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्धों के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। चलिए, निम्नलिखित में से श्रीलंका के कौन से खनिज उत्पाद तटीय बालू में प्राप्त होते हैं? तटीय बालू से प्राप्त होते हैं तो सारे मोनाजाइट, जिरकॉन, ग्रेफाइट और बहुमूल्य पत्थर, ये सारे जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सब बालू से प्राप्त होते हैं। श्रीलंका की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल सही है, इसी को देख लीजिए। यह उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है यहाँ, बिल्कुल सही है। चलिए, कालीमंतर द्वीप एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो कालीमंतर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में। और इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। बोर्नियो द्वीप को इंडोनेशिया, जिसको हिंदेशिया भी कहते हैं, में कालीमंतर कहते हैं। ठीक है, तो बोर्नियो द्वीप को इंडोनेशिया की भाषा में कालीमंतर कहते हैं। बोर्नियो इंडोनेशिया देश का द्वीप है, अतः कालीमंतर द्वीप दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के अन्य द्वीप कौन कौन से हैं? सुमात्रा है, जावा है, इरिया है और सुलेवेसी है। मदुरा और बाली भी है। चलिए, विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया और मालदीव से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए, उपयुक्त में से भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के मालदीव और इंडोनेशिया से सेम चीज है, रिपीट किया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देख लेते हैं कौन से कथन सही हैं। इंडोनेशिया की स्थल सीमा अन्य देशों के साथ स्पर्श नहीं करती। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल करती है, तो ये गलत हो जाएगा। इंडोनेशिया के अधिकांश पर्वत शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के होते हैं। तो ये सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि मलेशिया और इंडोनेशिया को पृथक करती है? तो ये मलक्का जलसंधि है, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। ग्रेट कीनाबालू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये मलेशिया में, कीनाबालू मलेशिया में स्थित है। मलेशिया की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी जलवायु विषुवतीय है। यह यहाँ पर वर्षा जो है वो यहाँ पर वर्ष भर वर्षा रहती है और उच्च तापमान और अधिक वर्षा पाई जाती है। बिल्कुल सही है। अधिकांश यहाँ पे जो दैनिक तापांतर है 21 अंश से 32 अंश के बीच रहता है। यहाँ सदा हरित वन पाए जाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन इसका देखते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन इसका डी सही है, ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से समुद्र पत्तन मलेशिया में स्थित है? तो ये तीनों हैं, पेनांग,
कुचिंग मोरी, ये तीनों पत्तन मलेशिया में के समुद्री पत्तन हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित है तो ये यूरेनियम जो है मलाया प्रायद्वीप, यही सुमेलित है, ए ऑप्शन, बाकी सब गड़बड़ है। चलिए देख लेते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट है, मलाया प्रायद्वीप यूरेनियम के अलावा टीन और तांबे का भंडार है यहाँ पे, जबकि सारावाक में बॉक्साइट एवं कोयला का खनन होता है, एवं सबाह में तांबे की खान है। किसकी? तांबे की खान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये स्टेटमेंट गलत है या सही? गलत है या सही बताइए जल्दी कमेंट करके। तो ये कथन जो है ये गलत है, क्योंकि दूसरा कैसे होगा? चीन की सीमा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया दोनों को स्पर्श करती है। अच्छा, आपको बताना है कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहाँ है, देखिए याद करिए, तो एक साफ साफ गलत है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि दूसरा सबसे बड़ा देश विश्व का कौन सा है। चलिए, चीन तो नहीं है। तकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तकला मकान चीन में स्थित है। कहाँ है? चीन में। चलिए, और यह एक शीत मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। निम्न किन नदियों का उद्गम तिब्बत के पठार में हुआ है? तो तिब्बत के पठार में साल्विन, मेकोंग, सांगपो और सतलुज, ये चारों का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। तो इसका कथन ये सही है, बिल्कुल सही है। चीन में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, हाँ बिल्कुल घटती है। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन के ऊर्जा उत्पादन में कोयला का सबसे बड़ा योगदान है, बिल्कुल सही है, कोयला का योगदान ही है। संघाई चीन का सबसे बड़ा पत्तन है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन सी, दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापान एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है, बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा जापान में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका भी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइफून जापान का उष्णकटिबंधीय तूफान है जो इसके दक्षिणी तट को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा एवं दक्षिण से चलने वाली गर्म जलधारा जापान के पूर्वी तट पर मिलती है, तो यह भी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापान में उच्च कोटि का कोयला मिलता है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल गलत है, कहां से उच्च कोटि का कोयला वहां से कहां मिलेगा, द्वीप है। जापान में लौह अयस्क का प्रचुर मात्रा में, ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, कोयला जापान का मुख्य खनिज संसाधन है, किंतु यह निम्न कोटि का है। जापान में लौह अयस्क की प्रचुरता नहीं है, इसलिए इसका आयात किया जाता है। इसके अलावा जापान कच्चा तेल, कोकिंग कोयला, तांबा, निकेल, बॉक्साइट आदि आधारभूत खनिज संसाधनों का आयात करता है। इसी के साथ आपका कक्षा 8 की नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। चलिए अगले वीडियो में कक्षा 9 या कक्षा 9-10 दोनों की वीडियो एक ही साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।